नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है इट इज़ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो कुछ लास्ट डेकेड से हमारे लीगल सर्कल्स में एक बहुत डिबेटेड इशू है, जिसमें हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी सरकार एक फ्रेश पुश देने की कोशिश कर रही है टू स्टैब्लिश ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, बिल्कुल वैसे ही डेट इज ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। जिस तरीके से हमारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज डेट इज आईएएस आईपीएस लोग रिक्रूट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट होंगे। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक मुद्दा है ये लीगल सर्कल्स में हमारे क्यों इतने डेकेड से आज तक डिबेटेड इशू है और क्यों हम इसको गठित या स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। मगर इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देना चाहता हूं इन सब चीज़ों को समझाने और एनालाइज करने के पहले आप सबके बीच में, कि हमने इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को पढ़ते हुए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे संविधान ने पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंट बनाई है। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में हमारी जुडिशरी आ जाती तो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कौन करता। और दूसरी जो चीज़ हमें हमारा संविधान बताता है कि हमारी जुडिशरी होगी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का ये मतलब है कि सबसे निचले स्तर पे हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी, उसके ऊपर हमारी हाई कोर्ट्स होंगी और एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा। अब इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को पढ़ते हुए जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम बात करेंगे यहाँ पे इस तीसरे लेवल की। अब आप बोलोगे तीसरा लेवल तो यहाँ पे दो तरीके से दिखाया हुआ है। हाँ, ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेंशन है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में होता है, और एक है डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अलावा होता है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, मगर हाँ अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से इनको बुलाया जाता है। खैर, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि ये चीज़ हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पढ़ी हुई है, मगर फिर भी हम लोग इसको यहाँ पे भी पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के टॉपिक को समझने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर समझना ही पड़ेगा। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट्स के बारे में हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से पार्ट में कौन सा प्रोविजन मेंशन्ड है, ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि पार्ट 5 जो है वो डील करता है यूनियन गवर्नमेंट से, और पार्ट 5 का जो चैप्टर 6 है वो डील करता है यूनियन जुडिशरी से, जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 124 से 147 तक। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। लाइकवाइज हम लोगों को हाई कोर्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। हाई कोर्ट आता है चैप्टर 5 में, और पार्ट होता है इसका 6th, और पार्ट 6 इज रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। चैप्टर 5 के जस्ट नीचे आता है हमारा चैप्टर 6। एग्जैक्टली यहीं पे हमारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो आर्टिकल्स मेंशन है हमारे संविधान में वो है 233 से 237 तक। और इस चैप्टर 5 में जो कि हमारी हाई कोर्ट से डील करता है, इसमें हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं वो है 214 से लेकर 232 तक। तो ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट की। मगर क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में बात की थी ऑल इंडिया सर्विसेज की, क्योंकि उसी पैटर्न पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान के कौन से पार्ट में यूनियन और स्टेट्स की सर्विसेज की बात की गई है। तो पार्ट 14 जो है वो बात करता है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जिसके अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं 308 से लेकर 323 तक। तो चलिए दोस्तों, अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी सरकार किस तरीके के स्ट्रक्चर में चेंज करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने की कोशिश करना चाह रही है। मगर इस कोशिश को समझने से पहले हमें यह पढ़ना पड़ेगा कि करंटली
किस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं जो भी बात बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना, वो बहुत ही क्रूशियल चीज होने वाली है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, जिसमें सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है उसमें इस डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की जो पोस्ट है उसकी बात नहीं की जा रही। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोस्ट है उसकी बात नहीं की जा रही है। आपने एक चीज समझी। अब बात आती है कि करंटली डिस्ट्रिक्ट जजेस को कैसे रिक्रूट किया जा रहा है। तो मैं बता दूं कि इनका अपॉइंटमेंट हो, इनकी पोस्टिंग हो या इनका प्रमोशन हो, इनको अपॉइंट करने वाली जो अथॉरिटी है वो है गवर्नर साहब। बिल्कुल उसी तरह जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिक्रूट करने वाली अथॉरिटी कौन होती है? प्रेसिडेंट साहब। अब क्या गवर्नर साहब खुद की विम्स एंड फैंसीज पे करेंगे क्या? नहीं, ऑन द रिकमेंडेशन, या रिकमेंडेशन नहीं, ऑन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कंसल्टेशन। इसी के साथ दोस्तों आपको यहां पे एक चीज और याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा जितने भी लोग स्टेट की जुडिशियल सर्विस में रिक्रूट किए जाते हैं उसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहां पे भी जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है वो होते तो गवर्नर साहब ही हैं, मगर ये ध्यान से सुनना कि ये प्रोसीजर कैसे चलती है। गवर्नर साहब फाइनली मुहर लगाते हैं कि हाँ आपको अपॉइंट किया जाता है, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट पीएससी, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। तो आपने यहां पे एक चीज नोटिस की होगी कि थोड़ी सी चीज फेरबदल हो गई है। उस फेरबदल में क्या है कि गवर्नर साहब डिस्ट्रिक्ट जज को रिक्रूट करते हुए सिर्फ कंसल्टेशन किसकी ले रहे थे? हाई कोर्ट की, मगर बाकी पोस्ट पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी अथॉरिटी आ जाती है। अब यहां पे एक और चीज ध्यान से सुनो कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हुए गवर्नर साहब जो हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ले रहे थे, मतलब हाई कोर्ट डायरेक्ट नाम सजेस्ट कर रहा है गवर्नर साहब को कि इस व्यक्ति को आप अपॉइंट कर दो आंख बंद करके, तो क्या वो व्यक्ति जिसको गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट के बोलने पे एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, क्या उसकी कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। तो यहां पे उसकी क्वालिफिकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसको बोला गया है कि वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में नहीं हो, मतलब ऐसा ना हो कि पहले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी नौकरी में इन्वॉल्व हो। इसी के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, किसमें? एज एन एडवोकेट और अ प्लीडर, और साथ ही रिकमेंडेड होना चाहिए व्यक्ति हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जिस बिहाफ पे गवर्नर साहब उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट करेंगे। और बाकी जुडिशियल सर्विसेज के लिए स्टेट की प्रोसीजर किस तरीके से चलेगा आपने ये देखा। तो अब सबसे पहले दोस्तों ये देखने की कोशिश करो कि ये जो बात है ये उठी कब थी। ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं ये कब से पिक्चर में आया? तो ये आया था लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट जो उन्होंने पब्लिश की थी 1958 में कि हमारे यहाँ पे एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए, और ये इनकी 14th रिपोर्ट थी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, 1976 का टाइम आता है जिसमें हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 312 क्लॉज 1 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। इस अमेंडमेंट में हमने पार्लियामेंट को ताकत दे दी जिसमें वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को बना पाए जो कॉमन होगी बोथ फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। इस आर्टिकल 312 में यह कह दिया गया कि जो हमारी राज्यसभा है उसको एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, मगर हाँ ये जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है इसको पास करना पड़ेगा बाय नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और इसी के बाद में पार्लियामेंट कानून बना के ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को फॉर्म कर पाएगा। इसका मतलब अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछता है कि क्या इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को बनाने के लिए क्या किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, तो आपको जवाब देना है नहीं, देयर विल बी नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर टू क्रिएट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। अब सवाल यह है दोस्तों कि अगर हम इस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के लिए डिमांड कर रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो कुछ ना कुछ इश्यूज तो जुड़े हुए जरूर होंगे। तो हाँ,
अब उन इश्यूज को देखते हैं कि क्यों ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हमारे लिए जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वैकेंसीज। ये किसकी वैकेंसीज है? ये वैकेंसीज हैं लोअर जुडिशरी की, जिसमें 5,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। अब आप बोलोगे अगर 5,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं तो ये तो अच्छी बात है, सरकार का पैसा बच रहा है। हाँ, मगर गांधी जी का उस कोट को याद आप करो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर 5,000 से भी ज्यादा वैकेंसी, ज्यादा पोस्ट खाली है लोअर जुडिशरी में, तो इससे जस्टिस जो है वो कितना ज्यादा डिले होगा। और साथ ही साथ ये जो जुडिशरी में इतनी सारी वैकेंसीज क्रिएट हो चुकी हैं, ये क्यों हुई हैं? ड्यू टू स्लो रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और ये स्लो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों हो रही है? क्योंकि ये अभी तक किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। और अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो गई तो जिस तरीके से यूपीएससी काम करता है कि 19 दिन में प्री का रिजल्ट निकाल देता है, तो वैसे ही इसकी भी प्रोसेस तेज हो जाएगी। एक्चुअली में दोस्तों इसमें होता यह है कि जो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो इसके थ्रू चलती है। समझ में आई आपको बात? इसकी प्रोसेस के थ्रू जो व्यक्ति पास हो जाता है एग्जाम में, ये एग्जाम कंडक्ट करती है तो समझ लो, उसको इंटरव्यू देना होता है हाई कोर्ट के जजेस को। तो मतलब हाई कोर्ट क्योंकि अपना जुरिस्डिक्शन रखती है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, तो इंटरव्यू लेने कौन बैठता है? हाई कोर्ट के जजेस। और फिर इस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद उनको अपॉइंटमेंट के लिए भेज देते हैं और फाइनली गवर्नर साहब उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं। तो ये फर्क होता है स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा रिक्रूटमेंट होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर मैं लिखना चाहता हूं यहां पे वो है इनएफिशिएंसी। अब ये तो ऑफकोर्स सी बात है कि जहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट का नाम आएगा वहां पे इनएफिशिएंसी पैरेलल चलता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे यहाँ पे। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा ट्रेनिंग का। बहुत सारे स्टेट्स में दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होती। अब ये ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल कारण बताता हूं। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जो कंट्री है, हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को ऊपर बढ़ाने में 10 पैरामीटर यूज होते हैं और हम इन सब में लगभग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मगर इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करके भी चीज होती है। मतलब कि हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसका सेटलमेंट कितने अच्छे से होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें हमारा देश बहुत पीछे है। तो अगर हमें फास्ट मैकेनिज्म चाहिए जिससे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा पाएं, अग्रीमेंट्स के जो भी इश्यूज होते हैं वो जल्दी से सलट जाए, तो उसके लिए हमें जरूरत है प्रॉपर ट्रेनिंग की और उस स्किल सेट को हमारे लोगों तक देने की। तो जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं उनका उतना टैलेंट ही नहीं है कि वो उस चीज को सॉल्व कर पाए। तो यहां पे आप लिख सकते हो फॉर फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अब यहां पे दोस्तों इस इश्यूज में हमको कुछ ये भी चीजें पता होनी चाहिए, that is about certain associated challenges in creating this all India judicial services। कि इससे जुड़े हुए दो आर्टिकल, सबसे पहला तो आर्टिकल 233, और ये 233 किस में आएगा? ये आप देख सकते हो चैप्टर 6 सबऑर्डिनेट कोड का पहले ही आर्टिकल है। और आर्टिकल 312, अब ये 312 किसका आर्टिकल है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स में। अब इन दोनों आर्टिकल्स में हमें मिलती है डायकोटोमी। ये किस तरीके की डायकोटोमी है? इसमें यह बताया गया है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो जज होगा उसका रिक्रूटमेंट की जो जिम्मेदारी है वो होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, मगर इसके थ्रू ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू आप ये चीज उनसे छीन रहे हो। इसी कारण से स्टेट्स आर अपोजिंग अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि आप तो हमारी पावर ले रहे हो और ये फेडरल कैरेक्टर के अगेंस्ट है। तो यहाँ पे एक और एसोसिएटेड चैलेंज आ जाता है फेडरल कैरेक्टर का। और क्योंकि मैं आर्टिकल 312 की यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखना कि इसके क्लॉज 3 में ये चीज मेंशन्ड है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोस्ट पे लागू नहीं होगा, ये रेस्ट्रिक्शन है। हालांकि दोस्तों इससे जुड़े हुए कुछ एडवांटेजेस भी हैं जिसको हम यहाँ पे लिख के देखेंगे। यहाँ पे जो जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए उसको हम लोग सुधार पाएंगे, जिसमें हमें बोला गया है कि एटलीस्ट 50 जजेस होना चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन। इसी के साथ यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो टैलेंट पूल है उसको भी वो भी अट्रैक्ट होंगे, और साथ ही एक तरीके की बॉटम अप अप्रोच भी देखी जा रही है।
जिस कारण से जो एक ओपेसिटी होती है लोअर जुडिशरी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जिसमें बहुत बार करप्शन देखने को मिलता है, बहुत बार नेपोटिज्म देखने को मिलता है, मतलब कि एक जगह का जज अपने ही लोगों को रिक्रूट करवा रहा है क्योंकि उसकी जज से पहचान रहती है, तो ये सब चीज़ें हट पाएंगी। हालांकि यहाँ से कुछ कॉन्स भी हमने देखे जो हमने चैलेंजेस में पढ़ा, जैसे कि हमें डायकोटोमी देखने को मिली आर्टिकल 233 और आर्टिकल 312 में, हमें यहाँ पे फेडरल कैरेक्टर का चैलेंज मिला। इसी के साथ यहाँ पे एक और बहुत बड़ा चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर का, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जो हमारी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होती हैं वहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस में काम होता है, तो उन रीजनल लैंग्वेजेस में अगर कोई नॉर्थ का व्यक्ति मान लो साउथ में चला जाए तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी, और वो केसेस की सुनवाई तो बाद में करेगा, पहले लैंग्वेज पे ध्यान देगा। मगर ये क्योंकि सीखी जा सकती है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। जैसे हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के भी जो IAS ऑफिसर बनते हैं वो नॉर्थ के साउथ में जाते ही हैं, तो उस तरीके से ये भी काम करेंगे। इसके साथ यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है हाई कोर्ट का वो भी कम हो जाएगा, ये एक कॉन्स है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल थे उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आपने इस लेक्चर से बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी होंगी। इफ यू really like this lecture, do mention the comment. Also do share with your friends. In the end, keep shining. Have a good day.